हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाते हैं जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, राजनीतिज्ञ हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आप हैं भुवनेश सिंघल जी। भुवनेश सिंघल जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार, आपको भी और ट्रू मीडिया देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को भी हृदय से धन्यवाद। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं और हमारे दर्शक जानते हैं कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शिक्षित हैं 1 साल के। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आप आरएसएस में प्रथम वर्ष शिक्षित लें और इसमें क्या आपने सीखा और क्या आगे बदलाव हुआ? ओम प्रकाश जी, पहला प्रश्न ही आपने बहुत अच्छा किया। मेरे मन का पहला प्रश्न कर लिया आपने। जी जी। मैं शायद 8 या 9 वर्ष का रहा हूँगा जी। तब मैं पहली बार शाखा में गया। जी। हमारे क्षेत्र में शाखा लगाया करते थे मोहनलाल जी। जी। तो हम बच्चे अक्सर भगत सिंह पार्क में यमुना विहार जाते थे। तब उन्होंने एक दिन कहा कि आप बच्चे आते तो हो यहाँ पर, क्यों ना शाखा में आओ। तो शाखा में गए। आपको बहुत मर्म की बात बताता हूँ, शाखा का महत्व बताता हूँ कि शाखा जीवन में है क्या, आरएसएस का एक मानव जीवन में क्या योगदान है। सामान्य खेल हम भी खेलते थे उसके अंदर। खेलों में बस थोड़ा सा बदलाव उन्होंने किया। जब हम पहले क्रिकेट खेलते थे या कोई अन्य खेल खेलते थे, शाखा में जाकर भी खेल हुए, मगर उसमें हुआ जैसे खो खो का खेल हुआ। उसमें एक होता था बकरी पकड़, शेर एक बकरी को पकड़ता था। एक होता था दंड को ऐसे खड़ा करते थे, चारों तरफ उसके लोग, हम बच्चे खड़े होते थे और दंड को गिराते थे, छोड़ते थे। एक व्यक्ति को भाग के वो पकड़ना होता था जी। तो अब आप देखिए, यूँ तो बहुत सामान्य से खेलते, रस्सा खींचने का होता था उसमें जी। खेल बहुत सामान्य से थे वो भी, मगर उनमें आप देखिए आपकी एकाग्रता बनाने के लिए, बच्चे के मन को विकासशील करने के लिए किस प्रकार से बारीकी से अध्ययन किया गया होगा जिन्होंने भी ये खेल बनाए, कि जब चारों तरफ लोग खड़े हैं जी और एक दंड को इस प्रकार से खड़ा किया गया और छोड़ा, बच्चा भाग के आया, उसको गिरने से पहले पकड़ना है। यानी कि आप देखिए उस बच्चे खेल के अंदर उस बच्चे के हृदय में किस प्रकार से आप अपने एकाग्रता का भाव जगा दिया कि दंड को गिरने से पहले आपको भागकर लपकना है, उसको पकड़ना है। तो ये संघ सिखाता बहुत बारीकी के साथ। राष्ट्रवाद की जो प्रेरणा संघ देता है, मुझे लगता है कि इस समय में पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई संगठन नहीं है जो राष्ट्रवाद की इतनी बारीक शिक्षा हमारे देश के नौनिहालों को देता है, देश के नौजवानों को देता है। इसलिए संघ से प्रेरणा मिली। आज संघ मेरे जीवन में बसा है। संघ को यदि मैं अपने जीवन से निकाल दूं तो शायद इस मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती या जीवन बेमानी होगा। आपने प्रथम वर्ष शिक्षित किया, उस शिक्षित करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, संघ में एक प्राथमिक वर्ष होता है, फिर प्रथम वर्ष होता है, फिर द्वितीय वर्ष और अंतिम स्टेज है तृतीय वर्ष। यानी कि आप मान लीजिए शिक्षा में यदि 10th 12th ग्रेजुएशन और पीएचडी जी, तो उस हिसाब से मान ले कि मैं 12th मैंने की हुई है संघ की, यानी कि प्रथम वर्ष किया हुआ है। प्रथम वर्ष जब हमने किया तो वो 21 दिन का शिविर हमारा लगा। कृष्णानगर में एक स्थान है, स्कूल है, गीता भवन करके था, उसके अंदर हमारा, क्योंकि काफी समय हो गया उन बातों को। जी प्रथम वर्ष लगा। 21 दिनों के लिए हम घर से बाहर रहे। वहां ना तो फोन अलाउड होता, ना आप वहां पर पैसे ले जा सकते। आपको जो 20-50-100 रुपए बस केवल इतने की अनुमति होती है। केवल बहुत आवश्यक कोई पड़ गया तो उसके लिए 10-20 रुपए बस। आप उन 21 दिनों में घर से कोई संबंध नहीं रख सकते, आप ना बातचीत करेंगे, यहाँ तक कि घर में कितनी भी बड़ी समस्या हो आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते। ये नियम होता है संघ का। और इस नियम का जब हमने पालन किया, 21 दिन फ़ोन से दूर रहे, अपने परिवार से दूर रहे। संघ में उस शिविर के दौरान सुबह प्रातः 4 बजे जी एक व्यक्ति आपको सीटी बजाकर उठा देता है और सीटी तब तक बजती है जब तक कि आप उठ ना जाएं, तब तक चलता रहता है। अगर आप तब भी नहीं उठे तो 4:15 से 4:30 के बीच भजन मंडली आ जाती है, वो आपके कान के पास ढोलक बजाती रहती है और आपको कुल मिलाकर 4:30 तक हर हालत में उठना और 5 बजे तैयार होकर आपको शाखा स्थल पर पहुंच जाना। रात को 10 बजे तक का एक क्रम चलता है, लगातार चलता है। आपको वहाँ पर बौद्धिक दिया जाता है, संघ के बड़े बड़े वक्ता आते हैं, वहाँ पर बौद्धिक देते हैं आपको। कई बार संघ में ये भी देखा गया है, जो संघ के विरोधी मानसिकता के लोग हैं वो कहते हैं कि आखिर संघ में होता क्या है, संघ में क्यों लोग ये जुगट बनाकर बैठते हैं। शाखाओं में हम जब बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि यदि संघ को जानना हो तो मेरा निवेदन है कि दूर से रहकर उसका जो है पूरा आप उसको ना कहें कि दूर से देख करके क्या होता है, एक बार
मेरा निवेदन है कि संघ की शाखाओं में आ जाएं। सबसे छोटी इकाई संघ की शाखा, आप केवल मात्र उस सबसे छोटी इकाई में एक बार आइए और जानिए कि वहाँ के युवा, वहाँ के बच्चे आखिर उस झुंड में बैठकर करते क्या हैं। तो आपको पाएंगे वहाँ पर देशभक्ति की बातें होती हैं, राष्ट्र को अपने परम वैभव पर कैसे ले जाया जाए, राष्ट्र को पुनः विश्वगुरु जो थे, हम सोने की चिड़िया जो थे, उस पद को प्राप्त वापस कैसे किया जाए, केवल इसी प्रकार की बातें होती है। वहाँ पे अपने वीर सैनिकों की बातें होती हैं, वहाँ पर हमारे जितने भी वीर बालक रहे उनकी बातें होती हैं, हमारी वीरांगना रहे उनकी बातें होती हैं, क्रांतिकारी रहे उनकी बातें होती है। कुल मिलाकर केवल और केवल धर्म की बातें, सनातन संस्कृति की बातें और हमारे क्रांतिकारियों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रेरणा देने का कार्य यदि कोई करता है तो वह संघ करता है। क्या बात है, क्या बात है सिंघल साहब, बहुत सारी जानकारी आपके द्वारा आरएसएस के बारे में मिली। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आरएसएस में मुस्लिम समाज के लोग भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे माननीय इंद्रेश जी हैं जी, इंद्रेश जी ने ऐसा ही एक प्रकल्प चलाया हुआ है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ा है। क्या बात है। और उनकी संख्या 1, 2 या 1000, 5000 में नहीं है, लाखों में है पूरे देश में, पूरे देश के अंदर। और बड़ा काम कर रहे हैं माननीय इंद्रेश जी। उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग जो जुड़े, पहले तो उनमें भी हिचक थी क्योंकि उनके जितने भी मुल्ला मौलवी हैं इन सब लोगों ने उनको इस प्रकार भ्रम से डाला हुआ था कि जैसे संघ उनके लिए कोई अछूत हो या उनके लिए कोई खतरा हो। मगर जब लाखों मुस्लिम संघ की शाखाओं में जाने लगे इंद्रेश जी के माध्यम से जी, तो उन्होंने भी जाना कि संघ तो केवल और केवल एकमात्र राष्ट्रवाद की शिक्षा देता है। संघ का कार्य मदरसों जैसी शिक्षा देना नहीं है, संघ का कार्य केवल अपने धर्म की शिक्षा देना नहीं है, संघ का कार्य यह नहीं है कि नन्हे नन्हे बच्चों के अंदर आप देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाली सोच का डेवलप करें। संघ का लक्ष्य केवल एकमात्र यही है कि देश का वो नागरिक, चाहे वह हिंदू समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, चाहे ईसाई समाज से हो या अन्य किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, केवल उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि इस देश के नौजवानों में देशभक्ति की बात को डाला जाए, धर्म की बात को डाला जाए और विशेष रूप से सनातन संस्कृति के झंडे को उनके हृदय में इस प्रकार लहराया जाए कि जब वो अपने यौवनावस्था को प्राप्त करें तो देश में जो विचार भगत सिंह के थे, जो विचार चंद्रशेखर के रहे, जो रानी लक्ष्मीबाई के विचार रहे, इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देने की भावना जो रही, वही भावना को जन्माने का काम संघ करता है। हमारे देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष के लगभग हो गए हैं और हमारा जो आरएसएस का जो संस्था है ये बहुत आज़ादी से पहले की है। बावजूद उसके हमारे बीच में, हमारे देश में अल्पसंख्यक के लोग जो है एक भ्रम फैलाते हैं और भारत को अखंड भारत नहीं होने देते हैं। इसके पीछे ये प्रयास कब तक चलेगा या हमारा अखंड भारत कब तक हो पाएगा? देखिए, अखंड भारत की कल्पना को यदि साकार करना है तो सबसे पहले उन बिंदुओं पर ध्यान करना होगा कि आखिर वो कौन से कारण रहे जो अखंड भारत खंड खंड हुआ जी। जब तक किसी भी वृक्ष की जड़ों को नहीं आप पहचानेंगे उन जड़ों में क्या खामियां रही जो वृक्ष सूखा, तब तक आप वृक्ष को हरा भरा पुनः नहीं कर सकते। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वो कौन कौन से कारक रहे जिनसे भारत अखंड हुआ। उन कारकों को यदि पहचान कर उन पर काम करने का प्रयास किया तो निश्चित मानिए कि आपको शाखाओं पर, वृक्ष की शाखाओं पर, पत्तियों पर, तने पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल है तो एकमात्र जड़ों पर काम करने की आवश्यकता है, यानी कि उन कारकों को खोजने की आवश्यकता है जिनके कारण भारत खंड खंड हुआ। उन खंड खंड होने वाले कारकों को पहचान कर जिस दिन इस देश के नौजवान को वो बताना सीख गए हम लोग कि ये कारक रहे, ये कारण रहे इस देश को खंड खंड करने के, आप यकीन मानिए 90% हल उस दिन इस भारत को अखंड बनाने का उस दिन निकल जाएगा। जो हमारा खंड खंड भारत है वो अखंड भारत होने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, अखंड भारत कितने दिन में होगा ये तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर हाँ एक बात जरूर कहता हूँ कि मैं भारत विश्व गुरु पुनः कितने दिनों में होने वाला है ये मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। आप यकीन मानिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए या मोदी सरकार, विशेष रूप से मैं इंगित करना चाहता हूं क्योंकि पॉडकास्ट है, हम साहित्यिक चर्चा विशेष रूप से कर रहे हैं, तो मोदी सरकार, मोदी जैसा नेतृत्व यदि इस देश के अंदर अगले और 10 से 15 वर्ष रहता है तो आप यकीन मानिए ये भारत विकसित भी होगा। हम हमेशा विकासशील रहे,
झूलते रहे पिछले, जब से 77 वर्षों से देश की आज़ादी के 7 दशक हम केवल इसी विषय में झूलते रहे। पहला कदम है जब हम शान से कहते हैं हम विकसित होने के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। एक चोट और लगने की देर है। मोदी जी का एक नेतृत्व जिस दिन इस देश को और मिलेगा, अगला 29 का नेतृत्व जैसे ही मोदी जी को मिलेगा, आप यकीन मानिए देश विकसित भारत की कतार में खड़ा होगा। और जिस दिन भारत विकसित भारत होगा उसके बाद अगला लक्ष्य भारत को विश्वगुरु बनाने का होगा। और ये भारत विश्वगुरु बनकर रहेगा, इसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। एक यकायक प्रश्न मेरे मन में, सामाजिक प्रश्न आया है सिंघल साहब, कि हम विश्वगुरु की ओर अग्रसर हैं, लेकिन आजकल के जो हमारे युवा हैं, युवा दंपति हैं, चाहे वो लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, उनकी संख्या न्यायालयों पर तलाक लेने के लिए बढ़ती जा रही है। उनके आपसी तालमेल, आपसी संबंध, आपसी विचार शिक्षित होने के बावजूद भी नहीं बन पाते। ये संख्या तलाक लेने की या संबंध विच्छेद करने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये एक चिंतन का विषय है। इस विषय आप क्या कहना चाहें? देखिए, देश में ना हमारा जो पूरे विश्व ने जो हम क्योंकि लंबे काल तक गुलाम रहे, पहले जी मुगलों के रहे बड़े काल तक, लगभग मोटा मोटी देखा जाए समग्र माना जाए तो लगभग 800 वर्षों के करीब रहे, अंग्रेजों के गुलाम हम रहे जी। तो हमारे भारतवर्ष ने और हमारे पूर्वजों ने गुलामी के काल को बहुत लंबे समय तक सहा है। तो उसको सहने के कारण क्या हुआ, जो हमारी मूल संस्कृति थी, शिक्षा पद्धति, जो हमारी मूल शिक्षा पद्धति थी, जो हमारे गुरुकुलों में मिला करती थी, उससे हम बिछड़ गए। संस्कार के रूप में कह सकते हैं। हमारी नैतिक शिक्षाएं खत्म हुई जी। हमारे संस्कारों पर पलीता मार दिया गया, क्योंकि हम गुलाम रहे। हमारे आका जो बनकर इस देश में आए, उन्होंने हमारे संस्कारों को रौंदा, बड़ी बेरहमी के साथ रौंदा, हमारी संस्कृति पर प्रहार किया और विशेष रूप से हमारे धर्म पर प्रहार किया। बिल्कुल। जब व्यक्ति धर्म से विमुख होता है, तो मैं कई बार इन बातों को मंचों से भी कहता हूं प्रकाश भाई, कि आपको अधर्म करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप धर्म करना बंद कर दीजिए, अधर्म स्वतः ही प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में। वाह वाह वाह, बहुत आप केवल पुण्य करना बंद कर दीजिए, पाप अपने जीवन में अपने आप आ जाएगा। आपको अलग से पाप करने के लिए कुछ नहीं है। पुण्य से विमुख व्यक्ति ही पापी होता है, वाह। धर्म से विमुख व्यक्ति ही अधर्मी होता है। केवल मूल इतना है, जब जब हम धर्म से विमुख हुए, इस प्रकार की आपदाएं इस देश पर आई हैं, इस समाज पर आई हैं। आप यकीन मानिए, शिक्षा पद्धति में इस समय बड़े बदलाव की आवश्यकता है। केवल हमको शिक्षा नहीं चाहिए, शिक्षा के साथ साथ में नैतिक शिक्षा भी चाहिए, सांस्कृतिक शिक्षा भी चाहिए हमको। जिस दिन ये नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा इस राष्ट्र में प्रथम हो गई, आप यकीन मानिए जिस प्रकार के केस आप बता रहे भारत में, ये आना बंद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। सिंघल भाई, हम आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि आप रेल मंत्रालय के रेल बोर्ड के सलाहकार के रूप में आपकी भूमिका रही है। ये भूमिका क्या रही है और इस भूमिका को निभाने में आपने क्या क्या योगदान दिए? देखिए, हम जिस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जी, वो हमको समय समय पर विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां देता है कि हम समाज के काम कर सकें जी। चाहे मैं पहले शिक्षा निदेशालय के मैं उसमें रहा, डीजेके में वाइस चेयरमैन था, फिर मैं अभी वर्तमान में आंगनवाड़ी कमेटी में, हमारे विधायक हैं श्री अजय महावर जी, नेता चीफ व्हिप है विपक्ष के, वो तो उनके स्थान पर मैं आंगनवाड़ी कमेटी में इस समय मेंबर भी हूँ। रेलवे बोर्ड में भी मेंबर में बनाया गया जी, केंद्र सरकार में। तो इस प्रकार की जितनी ये जिम्मेदारियां हमको दी गई, समाज का हित करने के लिए, जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सरकार और जनता के बीच की कड़ी के रूप में हमको लिया गया। तो जब जब सरकार को आवश्यकता होती है या अन्य किसी भी विभाग को, डिपार्टमेंट को आवश्यकता होती है, तो हम अपनी सलाह के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जनता की आवाज को उठाकर उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारा केवल यही भूमिका होती है कि हम बीच की कड़ी के रूप में, मध्यस्थता के रूप में, सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जनता की समस्याएं, आप लोगों की समस्याएं, महिलाओं की, बच्चों की समस्याएं आप सरकार तक पहुंचाते हैं और उनका समाधान। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं जब आरडीजे के स्कूल में था जी, तो दिल्ली सरकार का वो स्कूल था। जब मैं उसमें वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया, तो उसमें मैंने देखा कि पानी की बहुत कमी थी। बच्चों लगभग उसमें एक पाली के अंदर 1600-1700 बच्चे थे, दोनों पालियों के मिला के लगभग 3500 बच्चे थे। पानी की टंकी उसमें मात्र 1000 लीटर की थी। आप कल्पना कीजिएगा, बहुत बारीकी से बात को समझाता हूं। 1000 लीटर की मात्र टंकी थी जिस समय मैं उसमें स्कूल में वाइस चेयरमैन बना, और उसमें 70 लोगों का स्टाफ था। भयानक गर्मियों में आप कल्पना कीजिए, और उसी 1000 लीटर में देखिए पीने का भी पानी, उसी 1000 लीटर में टॉयलेट का भी पानी,
उसी 1000 लीटर में बच्चों के बर्तन धोने का, लंच में, बाथरूम में भी पानी। आप कल्पना कीजिए वो 70 का जो स्टाफ था ना, उन स्टाफ को भी 1000 लीटर पानी कम पड़ता था। बच्चों के हिस्से में एक बूंद भी पानी नहीं आता था। मगर मैंने संघर्ष किए, मैं सरकार के नुमाइंदों से लड़ा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से लड़ा, और अंततः मैंने अपने रहते हुए उस पानी की संख्या 3000 लीटर तो पीने का पानी किया और 3000 लीटर ही हाथ धोने का पानी और टॉयलेट का पानी, यानी कि लगभग 6000 लीटर पानी किया। उस स्कूल में डेस्कों की व्यवस्था की, वहां के पूरा स्टाफ मने करता था, मगर सबके विरोध में जाकर मैंने डेस्कों की वहां पर व्यवस्था की। पंखे जो खराब होते थे उनकी तत्काल ठीक होने की व्यवस्थाएं उस गर्मी में की मैंने। टिन शेड उस स्कूल के ऊपर पड़ा था। कई बार सरकारें तो दावा कर देती हैं जी कि हम विश्व स्तरीय स्कूल दे रहे हैं, मगर क्षेत्रों में आकर देखें, जमीन पर आकर देखें तो हकीकत बिल्कुल अलग होती है। आज भी टिन में स्कूल चल रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना स्विमिंग पूल हमने स्कूलों में बना दिए, होगा कोई एक उदाहरण पूरी दिल्ली भर के अंदर, मगर अब वास्तविकता हम लोगों के क्षेत्रों में आकर देखिए, पीने का पानी हम नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात राजनीति के लिए क्या होगी, जब हम अपना हवा महल खड़ा कर लेते हैं, राजमहल बना लेते हैं, जब हम ये दावा करके आते हैं कि मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, और उसके बावजूद भी हम 2 बंगलों को मर्ज कराकर एक बंगला बनवा लेते हैं। यानी कि आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनसे भी बड़ा बंगला जब हम ले लेते हैं, 8 लाख के पर्दे लगा लेते हैं, करोड़ों की टाइलें लगा लेते हैं, तब हमारे लिए राजनीति के लिए आईना दिखाने का काम करते हैं। यही स्कूल और यही बच्चे, यही क्षेत्रीय नेतृत्व तो आपको काम करता है आईना दिखाने का कि आप किस प्रकार से आपका नैतिक पतन हो चुका है, कि बच्चों के पीने का पानी आप उनके हलक से छीनकर, उनके हिस्से से छीनकर और अपने घर का स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। शर्म की बात है ये राजनेताओं के लिए। बड़े दावे के साथ कहता हूं मैं, बहुत आक्रोशित होता हूं मैं इन बातों पर। बहुत शर्म की बात है प्रत्येक राजनेता के लिए, चाहे वो मैं हूं या अन्य कोई हो। यदि हम अपने देश के नौनिहाल के भविष्य का पानी ले रहे हैं और अपने स्विमिंग पूल में डाल रहे हैं, तो इससे ज्यादा मरने की कोई बात नहीं है। ये राजनीति हो सकता है आज आप राजनीति में बड़े पदों को लेकर चले जाएं, मगर आने वाला समय कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। और राजनीति का ये गिरता स्तर, इसका यदि कोई कारण होगा तो आने वाला भविष्य केवल और केवल एकमात्र आपको मानेगा। और आपकी आने वाली पीढ़ी भी जिस दिन इस भारत को पुनः गुलामी की ओर कोई ले जाएगा और आपके बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे, पापा आप मेरे राज्य के मुख्यमंत्री थे, आपने तब किया जब हम गुलामी की ओर जा रहे थे, जब हम संकटों के दौर से गुजर रहे थे, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी अपने बच्चे से आंख मिलाने की। आप नजरें झुकाने के अलावा कोई आपके पास अवसर नहीं होगा। सिंघल साहब, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप, और बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार की, जो देश की राजधानी है। हम यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, जब आप पानी की बात कर रहे हैं, तो जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने पूरे दिल्ली प्रदेश के लिए बिजली और पानी फ्री की योजना चला रखी है, वर्तमान में भी है। तो जो फ्री का जो लालच है या फ्री का जो लॉलीपॉप है, वो तमाम दिल्ली की जो 2 करोड़ की जनसंख्या वो सबके लिए दे रखी है। तो ये इसने आम जनता के लिए दे रखी है या झुग्गी झोंपड़ी के लिए दे रखी है। तो क्या इसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फ्री पानी और फ्री बिजली लेने के लिए मना किया हो? बिल्कुल, देखिए वैसे तो विषय राजनीति में चला जाएगा, हम साहित्यिक चर्चा के लिए बैठे हैं, पर फिर भी राजनीति और साहित्य भी जुदा नहीं है जी। साहित्य यदि जनता के हित की बात करता है, समाज के हित की बात करता है, तो राजनीति को भी समाज के हित की ही बात करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही विषय रखा कि बिजली पानी जैसा ये विषय जैसे फ्री वाला चल रहा है। मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, एक गरीब परिवार का तबका लगभग कितने की बिजली यूज कर लेगा अगर उसको बिल देना पड़े तो? लगभग 1000 रुपए की? नहीं, इससे भी कम। इससे भी कम, ठीक है, चलिए मान लेते हैं मोटा मोटी 1000 रुपए की बिजली एक परिवार 1 महीने में लाइट में जला लेगा। आपने उसको फ्री दे दी। अब वो फ्री कैसे दी? देखिए, आपके परिवार में एक बुजुर्ग है, उसको अगर पेंशन मिलती सरकार से तो 2500 की पेंशन मिलती, 2500-3000 हजार की कम से कम, है ना। पिछले 7 साल से हमने पेंशन बंद की हुई है। बिल्कुल, नई पेंशन नहीं बंद रही 7 साल से। बुजुर्ग पेंशन बंद है, वृद्धावस्था पेंशन, नई पेंशन बंद है, नई पेंशन 7 साल से बंद है। तो 7 साल में क्या कोई दिल्ली में बुजुर्ग नहीं हुआ? बड़ी संख्या में, लाखों लोग हुए ना बुजुर्ग, बड़ी संख्या में। तो आपने 2500 रुपए तो उनके बचा रहे हो आप। उस परिवार को 2500 जिसको मिलने थे आप नहीं मिल पा रहे क्योंकि उसकी पेंशन नहीं बंदी। राशन कार्ड पिछले 8 साल से नहीं बने, तो 8 साल से जब राशन नहीं बने गरीबों के, तो आप मानी के लगो 500, 700, 800 रुपए का तो उसको लाभ होता अगर राशन कार्ड उसका होता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने लगभग 800 रुपए वो बचा लिए उसके। आप 2500 रुपए पेंशन के, 800 रुपए राशन कार्ड के, केवल अभी 2 ही चीज बताई हैं, 3300 रुपए बचा रहे हैं उसके, और आप उसको 500, 700, 1000 रुपए की बिजली मुफ्त देकर उस पर एहसान कर रहे हैं। वो तो एक नादान है, उसको तो हिसाब लगाना नहीं आता।
आपको तो आता है, आप तो ऐसे जालिम व्यापारी ना बनिए कि किसी के 1,000 रुपए का झुंझुना देकर उससे 2,500 रुपए की तिजोरी कब्जा ली आपने उसकी, 3,500 रुपए की तिजोरी कब्जा ली आपने उसकी। 3,500 रुपए में देश की जनता से भी ये बात कहता हूं कि आपके 3,500 रुपए सरकार मारती है, तब जाकर आपको 1,000 रुपए की बिजली फ्री देती है। वाह, बहुत अच्छी बारीकी से आपने ज़मीन से जुड़कर जानकारी दी। हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सिंघल साहब, अनहद काव्य धारा की आपने एक संस्था की स्थापना की, इस संस्था को स्थापना करने की आपको कैसे आवश्यकता पड़ी और इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, अनहद काव्य धारा मेरा बहुत पुराना प्रकल्प है और लगभग शायद हमने 2010 के आसपास इसका गठन किया था जी। लक्ष्य केवल एकमात्र यही था कि जो देश के नौजवान कवि हैं, जो नई पीढ़ी के कवि अब चलकर आ रहे हैं, शुरुआत में उनके पास कोई मंच नहीं होता, कोई अवसर नहीं होता, तो हमने एक अवसर क्रिएट किया कि अनहद काव्यधारा मंच के माध्यम से ऐसे नए कवि, किशोर कवि जो बिल्कुल अभी इस क्षेत्र में बिल्कुल नवांकुर जिनको कह लो, बिल्कुल इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके पास कोई अवसर नहीं है कविता सुनाने का, तो हमने अनहद काव्यधारा के माध्यम से एक ऐसा मंच बनाया कि जिस पर नए कवि आए, अपनी कविताएं सुनाए और उनका टैलेंट समाज के सामने तक जाए। और आज आपको जानकर हैरानी होगी कि उस अनहद काव्यधारा के अनेक कवि आज लाल किले तक पहुंचे हैं और देश में बड़ा नाम कमा चुके हैं। वाह 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 वाह। इसके साथ हम सिंघल साहब ये भी जानना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय कवि संगम, जो एक बड़ी प्रसिद्ध देश की संस्था है, इसके आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इस संस्था के माध्यम से भी आप साहित्यिक नामांकुर और वरिष्ठ साहित्यकारों के लिए या अन्य कार्यों के लिए क्या करते हैं? देखिए, जब कोई एक प्रकल्प आप शुरू करते हैं तो आप जब धीरे धीरे आप पे का दायरा अधिक लोगों का हो जाता है तो आपको बड़े काम करने के लिए और मजबूत लोगों की आवश्यकता पड़ती है जी। तो ऐसे ही मेरे जीवन में, मेरे संपर्क में लगभग 2011-12 के आसपास की बात है, आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी जो स्वयंसेवक भी हैं और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, मैं उनके संपर्क में आया, उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला। तो अभी वर्तमान में उन्होंने लगभग 1.25 वर्ष पहले मुझको राष्ट्रीय कवि संगम का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। हमने एक नई टीम जोड़ी, नई टीमों को लेकर अब हमारी एक मासिक काव्य गोष्ठी चलती है दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय कवि संगम की, प्रशांत विहार रोहिणी में जी। प्रति माह हम एक काव्य गोष्ठी करते हैं और उस काव्य गोष्ठी के माध्यम से जितने भी लोग हमारे पास आते हैं उनमें 1 महीने पहले हम उनको पहले एक विषय देते हैं। जैसे इस बार हमने गुरु नानक देव जी विषय दिया हुआ है, जो अगले माह आने वाला नवंबर 5 तारीख को हमारी गोष्ठी है नवंबर में। तो गुरु नानक देव और गंगा, क्योंकि दशहरा उस गंगा दशहरा उसमें पवित्र स्नान उसमें आ रहा है जी। तो गंगा नदी और हमने गुरु नानक देव 2 विषय दिए हैं। तो अब इस पर देश के जो नए युवा कवियों उस पर कविताएं लिखकर लाएंगे, उनको एक प्रतियोगिता के रूप में हम उनसे कविताएं सुनते हैं और उनमें से 2 विजेताओं को हम नगद पुरस्कार भी देते हैं और साथ में धनराशि के साथ में हम उनको प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम अनिल अग्रवंशी जी, राजेश चेतन जी, पीके आजाद जी, रोशन कंसल जी, ऐसे हम सब लोग मिलकर उनको सम्मानित भी करने का कार्य करते हैं। इससे 2 लाभ समाज को भी हो रहे हैं, साहित्य को भी हो रहे हैं जी। एक तो आपके पास विभिन्न विषयों पर कविताएं आ रही हैं। अक्सर क्या हो रहा है, भी वर्तमान कविता का दौर एक करवट लेने की दौर में है। हम राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों से निकलकर अब हास्य कवि सम्मेलनों की ओर जा रहे हैं। कोई परहेज नहीं है, हास्य कवि सम्मेलन जीवन में परम आवश्यक है, मगर समग्र रूप से केवल हास्य कवि सम्मेलनों की ओर जाना तो कहीं भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी बनने जा रहा है, साहित्य के लिए भी। हाँ जी, साहित्य के लिए भी। केवल हास्य ही जीवन नहीं है। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, हम राष्ट्रीय कवि संगम का हमारा एक ही मूल मंत्र है कि राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। हास्य हो जीवन में, मगर केवल इतना हास्य हो कि वो परिहास्य ना बन जाए, बिल्कुल सिर्फ मनोरंजन के लिए, मनोरंजन तक तो सीमित है। समग्र जीवन में आपको केवल और केवल हास्य होगा, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हम नए नए विषयों पर कविताएं लाएं। गुरु नानक देव जी पर कविताएं आएंगी इस बार, मुझे लग रहा है कम से कम 30-40 लोग तो कम से कम कविताएं लिखकर लाएंगे। तो उनमें आप सोचिए कि एक ही बारी में आपके पास 40 कविताएं एक विषय पर आ गई। गुरु नानक देव जी जैसा महान महापुरुष हमारे पास है, उसके ऊपर कविताएं निकल कर आएंगी। माँ गंगा पर कविताएं निकल कर आएंगी 30-40। तो ऐसे ही हर बार विषय देकर नए नए विषयों पर देते हैं उनमें। और इसके अलावा जो बच्चे विजेता होते हैं
क्योंकि उनके जीवन में पहला पुरस्कार होता है, नगद राशि पहली बार मिली होती है, इतना सम्मान पहली बार मिला होता है, तो उनमें उत्साह साहित्य के प्रति बहुत ज्यादा होता है। प्रोत्साहित करने का एक नवांकुर के लिए बिल्कुल नवांकुर भी, और जो देश के अच्छे कवि बनने की संभावनाएं जिनके अंदर, वो कभी आगे निकलकर आप देखिएगा इस देश का नाम रोशन करेंगे। कहीं हमको भी संतोष होगा जो आज ये बच्चा कभी बड़े मंचों पर है, ये कहीं ना कहीं इसके को आगे लाने में हमारा भी योगदान है। इसी मन के साथ हम कार्य बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमने समाज की बात की, संस्कारों की बात की, जो बिखर रहा है, साहित्य ही होता है जो समाज को जोड़ता है। बिल्कुल, हम साहित्य की बात कर रहे हैं, आप एक लेखक हैं, कवि हैं, तो आपके लेखन की प्रेरणा क्या होती है और लेखन से क्या प्रेरणा लेते हैं आप? देखिए, मेरे यूँ तो मैंने लगभग सभी विषयों पर लिखा है कविताएं, तो मैंने पर मुख्य रूप से जो मेरा विषय होता है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता है। जी, मैंने भगत सिंह पर कविता लिखी, तो भगत सिंह पर जब कविता लिखी तो केवल एक मात्र भगत सिंह ही उसमें पात्र ने लिया। भगत सिंह जैसे व्यक्ति तो इस देश में बहुत सारे हुए, मगर भगत सिंह ही इतने लोकप्रिय क्यों हुए, भगत सिंह ही इतने महान क्यों हुए कि आज भारत रत्न जैसा सम्मान भी उनके नाम के आगे छोटा लगता है कि ऐसा क्या कार्य किया होगा, क्रांतिकारी तो बहुत हुए। वाकई। तो भगत सिंह ने अपने जीवन काल में जो मुख्य काम किया, भगत सिंह के जीवन से जोड़कर मैंने उस कविता को लिखा। एक प्रसंग आता उनमें कि जिस समय भगत सिंह जी पकड़े गए तो उनको तय था कि हम तो गुलामों के शासन में रह रहे हैं, तो उससे क्या फरियाद करेंगे कि हमको क्षमा करेगा वो जी, हम तो प्राण देने के लिए निकले हैं, तो क्षमा की कामना तो उनके मन में थी नहीं। तय था कि फांसी होनी है, ये जो केस चल रहा है सब तो ढकोसला है, मैं तो फांसी होनी है, तय था ये। मगर उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि जाते जाते भी उन्होंने महसूस किया कि इस देश का नौजवान लड़ने तो निकल गया मगर हथियार उसके पास नहीं है। बहुत मर्म की चीज बता रहा हूं कि उसमें हौसला तो है, जज्बा तो है लड़ने का, आजादी वो भी चाहता है, मगर आजादी लेने के लिए जब निर्दयी लोगों से लड़ा जाता है ना जी, तो आपको हथियारों की आवश्यकता पड़ी है। आप राक्षस के आगे आप सोचे कि हाथ जोड़कर काम चलने वाला है, या एक गाल आगे करके एक रैपट लगवाने के बाद ये कह देना कि मेरे दूसरे गाल पर भी मार ले, तो ये मनुष्यों में तो चल जाएगा, मगर यदि आपका युद्ध राक्षसों से हो तो आप कल्पना कीजिए कि फिर ये विनम्रता आपकी नहीं चलने वाली, आपको मार दिया जाएगा, आपको खा जाएंगे लोग। भगत सिंह ने सोचा कि हमारे देश के नौजवान अंग्रेजों से लड़ने तो निकल गए सर पर कफन बांधकर, मगर उनको अभी बम बनाने का तरीका नहीं आता। वाह, हथियार उनके पास नहीं है। उस समय किसी क्रांतिकारी पर हथियार बनाने का साधन नहीं था, बम बनाना नहीं आता था। इन्हीं की टीम का एक साथी था जिसको बम बनाना आता था। संयोग देखिए कि भगत सिंह तो गिरफ्तार हुए, उनको कटघरे में खड़े थे। वो जो इनका साथी था जिसको बम बनाना आता था, वो अंग्रेजों से मिलकर इनके विरुद्ध गवाही देने के लिए खड़ा था, सरकारी गवाह बनकर। अंग्रेजों ने सोचा कि एक व्यक्ति हमारे पास था, वो भी टूट गया और किसी को बम बनाना आता नहीं है, तो इस पूरे प्रकरण में जो भगत सिंह ने भगत सिंह को भगत सिंह बनाया, वो इस विषय ने बनाया कि वो सबके सामने उन्होंने अपनी योग्यता से उस व्यक्ति से भरी सभा के अंदर, जहां असंख्य पत्रकार बैठे थे जो उस कार्यवाही को लाइव दिखाने वाले थे, अगले दिन अखबारों में छापने वाले थे, सैकड़ों लोग वहां पर बैठे थे उस कार्रवाई को देखने, उन सबके सामने उस सरकारी गवाह को उकसाकर उन्होंने उससे बम बनाने का तरीका सीख लिया। और वो बम बनाने का तरीका जब पत्रकारों ने वहां पर उसको लिखा तो अगले दिन वो सारे अखबारों ने छापा, और वही था कि जिससे देश का बच्चा बच्चा बम बनाना सीखा। और उसी बम बनाने के तरीके से अंग्रेज, जो लोग ये कहते हैं ना जी कि अंग्रेजों ने देश हमको सौंप कर चले गए, नहीं, आपको जानकारी हो कि जब कलकत्ता का बंदरगाह था, कालीकट बंदरगाह, उसके अंदर यह स्थिति हो गई थी कि अंग्रेजों को यह दिख गया था, क्रांतिकारियों ने बंदरगाह तक जलाने शुरू कर दिए थे, और अंग्रेज इस बात को मान चुके थे कि अगर जल्द से जल्द इस देश को छोड़कर नहीं भागे तो हमारा भागना भी मुश्किल हो जाएगा। इस देश की स्वतंत्रता को तो कोई रोक नहीं सकता। अगले कुछ वर्ष यदि हम धैर्य रख लेते
तो हमको इस देश का खंडन ना झेलना पड़ता। अंग्रेज उस स्थिति में आ चुके थे कि वो हमको चाह रहे थे किसी तरह सत्ता सौंपकर जान बचाकर भागे, मगर हम देश के हमारे कुछ कर्णधार ऐसे निकले जिन्होंने जल्दी सत्ता हासिल करने के लिए देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया, वरना अंग्रेजों को जान बचाकर भागना मुश्किल हुआ था। कलकत्ता का बंदरगाह क्रांतिकारियों ने जला दिया था और केवल तब एक ही रास्ता था, जल मार्ग वापस जाने का। अंग्रेजों को दिख गया था कि अब जल मार्ग से वापस भी नहीं जाया जा सकता। तब उन्होंने हमारी बात को मानकर हमारे कुछ सत्ताधारियों को घेर कर उनके मन में अनाप शनाप चीजें डालकर उनको अपने पाले में खड़ा किया और आनन फानन में उनको सत्ता सौंपकर, आधी अधूरी सत्ता सौंपकर वो अपने देश को भाग गए। क्या बात है यार, बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को मिल रही हैं और बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, जो जानकारियां किताबों में नहीं है। ये जानकारियां आपके अनुभव के आधार पर हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा राष्ट्रीय अटल पुरस्कार और अटल सम्मान समारोह की शुरुआत हुई है और पिछले कई वर्षों से आप ये करते आ रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैंने अभी भगत सिंह की बात की जी, तो हम इस समय स्वतंत्रता के दौर से तो नहीं गुजर रहे, तो हमारे पास भगत सिंह तो नहीं है जी, मगर क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, मगर देश की स्वतंत्रता के बाद भी इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सतत लोगों का कुछ ना कुछ जीवन समर्पित रहता है इस समाज के लिए। पद्मश्री हमारी सरकारें देती हैं, पद्म सम्मान होते हैं, भारत रत्न देती है जी। तो ये सरकार इसीलिए देती कि जिन लोगों ने इस देश के लिए अच्छे काम किए, इस देश की एकता, अखंडता को, इसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया, उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य जिस प्रकार सरकारें करती हैं, हमने भी लक्ष्य बनाया। जब माननीय अटल जी जीवित थे, 2014 की बात है ये, तो मेरा सौभाग्य रहा उनके चरणों में अनेक बार बैठा। तो हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाए कि जिसमें देश में जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने कार्य किया है, विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे लोगों को एकत्रित करके अटल जी जैसे महापुरुष के नाम पर क्यों ना उनको सम्मानित किया जाए। हमने 2014 में पहला कार्यक्रम किया। आज 2024 चल रहा है और 24 दिसंबर को पुनः 11वां हमारा इस संस्करण कार्यक्रम भारत मंडपम में होने जा रहा है 24 दिसंबर को जी। तो इन पिछले 10 वर्षों में लगातार 10 कार्यक्रम हम कर चुके, एकादश है इस बार। तो इन 10 वर्षों में हमने बहुत सारे लोगों को, चाहे वो पद्म भूषण बिंदेश्वर पाठक हो, प्रणब मुखर्जी हो, अमीषा पटेल हो, नरेंद्र चंचल हो, मालिनी अवस्थी हो, नलिनी कमलनी हो और अनूप जलोटा जी हों, ऐसे अनेक लोगों को हमने सम्मानित किया और उनके उन विशेष कार्यों के लिए मेजर जनरल हों, ऐसे तमाम शिक्षाविद हों, रणदीप गुलेरिया जी थे, पद्मश्री इसके एम्स के डायरेक्टर थे, ऐसे लोग हों, तो दिव्या काकरान थी, खिलाड़ी थी जी। ऐसे लोगों को हमने सम्मानित किया और ये सोचकर सम्मानित किया कि अटल जी जैसे महापुरुष के नाम पर जब ये लोग सम्मानित होंगे तो इनको तो जीवन में आगे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी ही, साथ में अटल जी जैसा जो महानायक है उसकी विचारधारा, उसकी प्रेरणा इस पूरे देश में जाएगी। और अटल जी की प्रेरणा, अटल जी के जीवन का जो मर्म है वो आज जनता पर पहुंचना बेहद आवश्यक है, प्रासंगिक भी है। इस जब समाज का कहीं ना कहीं स्तर बिल्कुल डामाडोल हो रहा है, तब ऐसे महापुरुष की विचारधारा यदि जनता में पहुंचती है तो आप यकीन मानिए इस भारत को, जो हमारा लक्ष्य है, उन्हें मैं उस बात पर दोहराता हूं कि विश्व गुरु बनाने का और विकसित भारत बनाने का, तो ऐसे महापुरुषों की विचारधाराओं पर चलकर ही हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए इसका निर्माण किया गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये जो आपकी अटल सम्मान समारोह की जो चयन समिति है, ये किस तरह से लोगों को, पद्मश्री हैं या समाज सेवी हैं या शिक्षक हैं, किस तरह से चयन करती है? देखिए, हमारी टीम में हर वर्ष यूँ तो कई बार अलग अलग कर लेते हैं। इस वर्ष के लिए पुनः हमने इस बार कुमार विशु जी, जो गायक हैं, देश के बड़े भजन गायक, नलिनी कमलनी पद्मश्री हैं जी, ये हैं, एक मैं भी हूँ उनमें से जी। तो अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे गायन के क्षेत्र का कोई लेना हो तो कुमार विशु जी तय कर लेते हैं, नृत्य या संगीत के क्षेत्र का लेना हो तो नलिनी कमरली कर लेती हैं, समाज के क्षेत्र का कोई लेना हो तो मैं चयन कर लेता हूं। सांसद श्री मनोज तिवारी जी हैं, वो भी गायन के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से, सेवा के क्षेत्र से, वो बढ़िया खिलाड़ी भी हैं, तो ऐसे ऐसे चयन करने होते हैं तो वो कर लेते हैं। तो ऐसी हमारी एक चयन समिति होती है 5 सदस्यों की जी जी, जिनमें से मैंने आपको 4 के नाम बता दिए, अभी हम एक और कोई भी तय करेंगे भविष्य में जी। तो इस तरह से 5 लोगों की चयन समिति के पास जितने भी आवेदन पूरे देश भर से आते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ लोग जो होते हैं उनका चयन हमारी टीम करती है। और 24 दिसंबर को प्रति वर्ष हमारी तिथि एक ही है, 24 दिसंबर। क्या बात। समय भी एक ही है, लगभग 2 से 3 के आसपास का समय रहता है।
और स्थान कई बार बदल जाते। पहले 6 वर्षों तक हमने पार्लियामेंट एनेक्सी में किया, 2 वर्ष हमने विज्ञान भवन में किया, और अब दूसरा वर्ष है जब हम भारत मंडपम जैसे, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन जैसा इवेंट हुआ, उस स्थान पर हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये हमारा 81वां कार्य है। और एक इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा जो लक्ष्य मेरा रहा वो और बताना चाहता हूं मैं कि जिस विचारधारा को मैं पहुंचाना चाहता हूं अटल जी की, तो ऐसा कोई सशक्त माध्यम मुझको नहीं दिख रहा था कि जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, यानी कि लोगों को प्रभावित किया जा सके और अटल जी की विचारधारा से जोड़ा जा सके। ऐसा कोई बहुत सशक्त माध्यम नहीं दिखाई दे रहा था। तब हम लोगों ने तय किया, उस समय 2014 से पहले विजय गोयल जी माननीय केंद्रीय मंत्री रहे हमारे, वो एक कार्यक्रम अटल जी पर करते थे, अटल जी के जीवित रहने के दौरान ही। तो मगर वो भजन संध्या अक्सर किया करते थे, तो हमारी चर्चाएं होती थी, हर बार सुझाव जाते थे। तो मैं भी कहता था कि भजन संध्या बहुत अच्छी बात है, भजन संध्या हो रही है, मगर कुल मिलाकर अटल जी की विचारधारा बड़ी संख्या में नीचे नहीं जा पा रही है। लोग इसको मनोरंजन की तरह लेने लगे हैं कि भाई भजन संध्या हो रही है, भजन सुनना है, 3 घंटे का आनंद का अवसर है और आनंद होके खा पी के चले जाएंगे। तो मगर वहां पर मुझको सफलता नहीं दिखाई दी। तब मैंने अपना एक अलग इवेंट क्रिएट किया, और आप यकीन मानिए जब हम मालिनी जैसे अवस्थी लोगों को देते हैं, सोनू शर्मा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर को सम्मान देते हैं, अनूप जलोटा जी जैसे लोगों को देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि उनके जिन लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं, इनके लाखों लाखों फैन हैं, करोड़ों फैन हैं इन लोगों के। आप सोचिए, आपका कोई आइडल, मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में कौन है जो आपको अच्छा लगता है, कौन आपका नायक है? बताइए मुझे, कोई एक आधा नाम बताइए। भाई नायक तो अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन जी, जैसे मान लीजिए आपके कोई अमिताभ बच्चन है, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को होते हैं। आपका मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री का है, अमिताभ बच्चन है, आप अटल जी की विचारधारा को अभी फॉलो नहीं कर रहे, ये मान लेते, ठीक है। आपका महानायक अमिताभ बच्चन आया, हमने उसको अटल सम्मान दिया, आपको पता चली कि आज भारत मंडपम में अटल सम्मान समारोह अमिताभ बच्चन को दिया गया, आप उनके फैन हैं, तो क्या मुझे आपको ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि आप अटल जी से जुड़ जाइए? नहीं, आपका नायक जुड़ गया, वाकई आपकी विचारधारा सीधे सीधे अटल जी के प्रति हो गई। अब गूगल पे सबसे पहले अगर आप अटल जी को जानते होंगे तो प्रभावित हो गए, नहीं भी जानते होंगे तो सबसे पहले सीधा गूगल पे डालेंगे कि अटल जी कौन है। बिल्कुल सही, एकदम आपकी जो मन है एकदम अटल जी की तरफ डाइवर्ट होगा, आप सीधे सीधे इन्फ्लुएंस होंगे कि मेरा नायक जब अटल जी की विचारधारा से जुड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं जुड़ सकते। तो ऐसे लाखों लोगों को एक वर्ष के कार्यक्रम में कई लाख लोगों को अटल जी की विचारधारा से जोड़ा है, और यही इस कार्यक्रम की सफलता मैं मानता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छे उद्देश्य लेकर आप चल रहे हैं। जैसा आपने बताया कि अति शीघ्र हमारा देश विश्व गुरु होगा, यही सारी जानकारी, यही सारी मानसिकताएं, यही सारे कार्य हमें वहां तक लेकर जाएंगे। चाहे उस स्थिति में ले जाने के लिए आपकी एक महती भूमिका रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शामिल आप हैं, उस सेना में शामिल आप हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि अटल जी की बात चल रही है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइनें अटल जी की कोई कविता आपको याद हो तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो अनेक कविताएं हैं, मगर एक बात मुझे बहुत ध्यान आती है कि जब अटल जी कहते कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, आप इन पंक्तियों के माध्यम से महसूस कीजिए कि एक देश का इतना बड़ा महानायक, उसके मन में ऐसी क्या पीड़ा रही होगी जिसको ये कहना पड़ा कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वाह वाह, कुछ तो पीड़ा उसने भी झेली होगी उस समय, वाकई। चाहे वो आजादी का दंश झेला हो, चाहे वो उसके बाद होने वाले दंगे झेले हो, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात तो आई होगी जिसको ये कहना पड़ा। हाँ जी, कि जिसको ये कहना पड़ा कि आग जलाकर चलना होगा, है ना, और दिया जलाना होगा, ऐसा करके इनके अनेक कविताएं रही। जी जी। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जुलाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। वाह 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 वाह। आप एक महानायक की प्रेरणा देखिए किस प्रकार से वो दे रहे हैं कि अपने ही हाथों से घर को जलाकर आपको पड़ोस के घर में रोशनी करनी होगी, तभी से राष्ट्र के राष्ट्रपुत्र कहला सकते हैं।
तब जाकर आप सच्चे समाज सेवक कहला सकते हैं। यदि आपके अंदर इतनी कुवत नहीं है कि आप अपना घर जलाकर समाज में रोशनी करें, तो इस समाज सेवा का क्षेत्र आपके लिए नहीं है। आप घर बैठे अपनी दुकान खोले, दाल रोटी कमाए, इतना पर्याप्त है। अपने बच्चों का भरण पोषण करें। यदि समाज के लिए आप उतर गए, समाज सेवा के लिए उतर गए, भले ही वो राजनीति के माध्यम से हो, भले ही वो साहित्य के माध्यम से हो, भले ही वो समाज सेवा के माध्यम से हो, यदि आप जनता की सेवा के लिए उतरे हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि जब तक आपके अंदर ये जज्बा नहीं होगा कि मैं अपना घर जलाकर भी समय आने पर इस समाज को रोशनी दूंगा, तब तक आपकी समाज सेवा बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल ढकोसला है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी। सिंघल साहब, हम आगे चलते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपने बच्चों आओ मंत्र सुनाओ और गिफ्ट ले जाओ, इस तरह के कार्यक्रम भी चला रखे हैं। इसे चलाने के पीछे के उद्देश्य, और ये बच्चों के लिए है या अभिभावकों के बड़ों के लिए भी है, ये भी बताएं। देखिए, बहुत अच्छा आपने, मुझे लगता है कि पूरा पहले अध्ययन किया तब जाकर ऐसे प्रश्न निकलते हैं। मेरा एक प्रकल्प चला सबसे पहले जब कोरोना की पहली वेव आई, उसके बाद एक दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पूरे विश्व के अंदर ऐसा जानने में आया कि बड़े तो मास्क को लगाने लगे हैं मगर बच्चे अभी मास्क नहीं लगा पा रहे जी। तो हमने भी उस बात को सुना। मन की बात में उन्होंने एक दिन ये कहा था अपने किसी एपिसोड में, तो मैंने लक्ष्य बनाया कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि बच्चे मास्क लगाना सीखें। उस दौरान हमने एक प्रोग्राम सेट किया मैंने कि बच्चों आओ, मास्क लगाओ, गिफ्ट ले जाओ। वाह। तो हमने उनको गिफ्ट देने प्रारंभ किए। हम बच्चों को एक गिफ्ट देते थे और उससे एक मास्क देते थे और कहते थे मास्क लगा लो और एक गिफ्ट ले जाओ। तो बच्चों ने मास्क लगाया और गिफ्ट लेकर गए। तो उस गिफ्ट का ये असर हुआ कि कई हजार बच्चे धीरे 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 उस गिफ्ट के माध्यम से ऐसा प्रेरित हुए कि हजारों लोगों ने मास्क लगाया। कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इस विषय को कवर किया। आप सोचिए, पूरे विश्व भर में इस घटना को दिखाया गया कि भारत के अंदर किसी बच्चे पर भले ही वस्त्र पहनने को ना हो, मगर भारत की माएं आज भी अपने बच्चों को मास्क लगवा रही हैं। कोरोना यदि सबसे ज्यादा मतलब प्रभावशाली नहीं रहा तो भारत ही था पूरे विश्व के अंदर जिसने पूरी तरह से कंट्रोल में रखा कोरोना को। कोरोना पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाकर आया होगा, मगर यहां पर आकर कहीं ना कहीं उसकी सांसें उखड़ गई। जिस प्रकार सिकंदर को कहा जाता भले ही आया होगा पूरी दुनिया को जीतते हुए, मगर जब भारत में प्रवेश किया पहले घुसते ही राजा पौरुष से टकराया और वहीं टकराते ही चूर चूर हो गया, उसकी सांसें उखड़ गई, लौटना मुश्किल हो गया। आप जाते हुए जाने के दौरान ही भारतवर्ष के भीलों ने पत्थर मार मार के मार दिया गया था। इतिहास में ये बातें आपको नहीं मिलेंगी जानने को। वाह। वापस जाना मुश्किल हो गया था, उसकी लाश ही यहां से गई होगी, जीवित वो लौट करने गया। और जिसको किताबों में पढ़ाया जाता है कि विश्व विजेता, काहे का विश्व विजेता, एक भारत जैसे राष्ट्र के पहले ही राजा पौरुष से टकराते ही चूर चूर हो गया। ऐसे ही कोरोना था, पूरे दुनिया में जीत कर आया होगा, मगर भारत में जैसे ही प्रवेश किया तो यहाँ के जागरूक लोगों ने उसकी सांस उखाड़ के फेंक दिया उसको, और भारत में कोरोना बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाया। उसी कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जब हमारा ये अभियान चल ही निकला तो हमने कहा यार ऐसा क्या किया जाए कि अभियान भी ना रुके और बड़ा काम किया जा सकते। मेरे मित्र हैं दीपक गर्ग जी, तो हमको बहुत सारा माल भेजते हैं वो इस प्रकार का जो बच्चों को बांटा जा सके बड़ी संख्या में। नेस्ले कंपनी से जुड़े हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट, वो लाभकारी घरेलू रसोई के प्रोडक्ट हमको लगातार भेजते रहते। तो हमने एक अभियान चलाया फिर लगभग अब से 3 वर्ष पहले, बच्चों आओ मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ। वाह। और ओम प्रकाश भाई, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अभियान मेरा इतना सफल रहा कि आज यदि हम गिफ्टों के आधार पर तुलना करें कि कितने लोगों को हम मंत्र सिखा चुके होंगे, तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग करके हम अब तक 1,40,000 लोगों को सीधे सीधे मंत्र सिखा चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। उसमें मंत्र होते हैं, चौपाई होती है, चालीसा सुनते हैं, आरती सुनते हैं, जिनवाड़ी सुनते हैं, गुरबाणी सुनते हैं। वाह वाह। इस तरह के सारे जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें, सनातन संस्कृति से जो जुड़ी हुई चीजें, हम उनको उन बच्चों से सुनते हैं। बच्चों का तो केवल नाम है, बच्चों के माता पिता भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, युवा भी, सभी आते हैं। जो भी हमको इस प्रकार का कोई भी धर्म से जुड़ी हुई चीज सुनाता है, हम उसको एक गिफ्ट देते हैं। और इसका लाभ ये हुआ, जहां 1,40,000 लोग तो अब तक सीधे सीधे मंत्र सीख चुके, मगर परोक्ष रूप से यदि देखें तो कई लाख की संख्या, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी जब होती है तो बहुत सारे लोग बच्चे मंत्र सीख चुके होते हैं मगर हम तक नहीं पहुंच पाते।
तो ऐसे तो कई लाख में आंकड़ा जाएगा, मगर 1,40,000 लोगों ने जब आज बड़े पैमाने पर मंत्र सीख लिया तो देश के अनेक महामंडलेश्वर के भी मुझ पर कॉल भी आते हैं, SMS भी आते हैं कि भुवनेश जी जो कार्य हमको करना चाहिए था आज वो आप कर रहे हो और देश में एक बड़ा काम कर रहे हो। मुझको कई बार एक और मैं इसका पहलू बताता हूं, बच्चे अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं, अपने धर्म से जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो संस्कार आज उन नौनिहालों को दिए जा रहे हैं वो बड़े होकर उसको कभी भूल नहीं सकेंगे। बचपन में दिए गए संस्कार ताउम्र काम आते हैं। जब वो कभी IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, कोई अधिकारी बनेंगे और उनके सामने जब कोई गरीब बच्चा बैठा होगा और उनसे कुछ मांगने आएगा कोई गरीब व्यक्ति, तो आप यकीन कीजिए उनको ये बचपन का क्षण याद आएगा कि मुझको किसी ने लाइन में खड़े होकर एक गिफ्ट दिया था, उपहार दिया था और मुझको संस्कार सिखाए थे। वाह वाह। तब वो उस दिन काम आएगा, उसके मन में भी वो भावनाएं होंगी कि आज ये भी मेरे पास कुछ लेने आया है मेरे पास, तो मुझको देना चाहिए, वो देगा। इसके अलावा जो मुख्य चीजें सीख रहे हैं हमारे लोग गली मोहल्लों में, एक तो एकजुटता सीख रहे हैं। जब गली के अंदर लाइन लगती है ना जी, तो वो लोग कोई विदेश से नहीं आते, उसी गली के आसपास के लोग, उसी क्षेत्र के बच्चे लोग, उसी क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें होती हैं। और आप देखिए मेरी वीडियो देखिएगा, माताएं जब लाइन में लगी होती है तो भजनें गाती हैं, ग्रुप में गाती हैं। कितना अच्छा लगता है कि हम यहाँ मंत्र सुनाओ अभियान चल रहे हैं, जो महिलाएं पीछे है वो अपने ग्रुप बना के कीर्तन कर रही हैं, भजन कर रही हैं, आरतियां कर रही हैं, पूरा वातावरण, पूरी गली ऐसी मंत्रों से गुंजायमान होती है। आप सोचिए एक बारी में हम 4-5 हजार बच्चों तक को, महिलाओं को, पुरुषों को मंत्र सिखाते हैं। आप सोचिए एक ही गली में 5,000 बार मंत्र कोई जो सुनाए जा रहे हैं, जयकारे गूंज रहे हैं, चालीसाएं हो रही हैं। उस गली का वातावरण देखिए कितना शुद्ध हो जाता होगा, कितना पवित्र हो जाता होगा। और साथ में जो माताएं बहनें एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे, आज वो लाइन में लगे हुए तो सबको पता चल गई ये फलाने की बेटी है, फलाने की बहू है, ये फलाने का पिता है, ये फलाने का भाई है। उनमें आपसी सौहार्द बढ़ रहा है, एकजुटता का भाव बढ़ रहा है, एकाग्र रहने का भाव बढ़ रहा है, आपसी सौहार्द बढ़ रहा है। और इसके अलावा एक और बात बताता हूं, जब वो माइक पर बोलती है ना मंत्रों को, तो उनमें बोलने की भी कला डेवलप हो रही है। एक मंत्र अभियान से मैं कई कार्य को साध रहा हूं। आप मंत्र सीख रहे, संस्कार सीख रहे बच्चे, राष्ट्रभक्ति की भावना उनके अंदर आ रही है, सामूहिक रूप से अपने धर्म का किस प्रकार से प्रचार किया जा सके ये भाव उनके अंदर आ रहे, उनमें बोलने की कला डेवलप हो रही है, उसमें अपनत्व की भावना आ रही है। और जो एकजुटता का भाव है, एक दूसरे को जानने का जो लक्ष्य होना चाहिए समाज में रहकर, वो भाव उनके अंदर आ रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं इसको अपने जीवन काल की मानता हूं कि ईश्वर ने मुझको प्रेरणा दी, दीपक गर्ग जी जैसे लोग सहायता करने वाले बने और आज हम देश में बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को चला पाते हैं। तो गर्व होता है कि कहीं ईश्वर ने हमको इस माध्यम के लिए चुना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत साधुवाद इस नेक कार्य करने के लिए। सिंगल भाई, हम आगे चलते हैं। जैसा कि हम जानना चाहते हैं कि आपकी साहित्यिक यात्रा में अब तक सबसे यादगार पल कौन सा रहा? देखिए, मेरे जीवन में साहित्यिक यात्रा का सबसे यादगार पल लाल किला कवि सम्मेलन रहा। वाह! साहित्य के जगत में प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि एक बार उसका भी चयन कभी लाल किले पर हो जाए। जी जी जी। काव्य जगत में सर्वोच्च मंच वो माना जाता है। पहले तो कहते हैं कि जब लोग लाल किले पर काव्य पाठ करके वापस अपने गांव की ओर जाते थे तो ढोल नगाड़े बजते थे, दावतें होती थी, पार्टियां होती थी। कि अब शहरीकरण हो गया तो वो सब नहीं होता, मगर हाँ, उसका सम्मान आज भी वही है। आज भी लाल किले के मंच को सर्वोच्च मंच काव्य जगत का, साहित्य जगत का माना जाता है। तो जब उस पर मेरा सिलेक्शन वर्ष 2015 में हुआ, तब मन को असीम खुशी मिली कि एक ऐसे स्थान पर हम पहुंचे जहां पर पहुंचना हर कवि की, हर साहित्यकार की हार्दिक इच्छा होती है, स्वप्न होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद आया कि वहां पर अपनी कविताएं सुनी और वहां पर वंश मोर हुआ, तो इसलिए और ज्यादा आनंद आया कि एक ऐसे मंच पर कविता पढ़ी कि जहां पर लोगों ने दोबारा सुनने की इच्छाएं जताई। तो आनंद का अवसर था। बहुत अच्छे। जब आपने लाल किले से अपनी साहित्य की प्रस्तुति दी तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा अनुभव हुआ? कितनी उत्तेजना, उत्सुकता और खुशी हुई? देखिए, पहला तो बस यही था कि किसी तरह के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए, कि एक यादगार जीवन का क्षण बन जाए। तो मुझे आज भी याद है, समय यूँ लंबा हो गया, तो लगभग 10 वर्ष हो गए। जी जी जी। और मैंने एक पत्नी के ऊपर कविता तब सुनाई थी, कुछ छंद सुनाए थे। हालांकि विषय मेरे हमेशा रहे कि मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमेशा प्राथमिकता देता रहा। जी जी जी। तब भी मैंने कुछ मर्म की बातें की, राष्ट्रवाद की बातें की,
मुझे याद है कि एक मुक्तक उस दौरान मैंने कभी सुनाया था, मैं उसको सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है। 4 पंक्तियां मुझे उस समय जो मैंने लाल किले से कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा। मैंने भी जैसे भगत सिंह की बात की जी, चंद्रशेखर आजाद की बात की, राजगुरु की बात की, तो हमारे यहाँ देश पर मर मिटने की परंपरा केवल अंग्रेजों के काल में ही नहीं रही, मुगलों के काल में नहीं रही, आज भी आप देख ले हमारे यहाँ अनेक परंपराएं, हमारे अनेक, चाहे कारगिल का युद्ध देख ले, हमारे देश के अनेक नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारा अभिनंदन अभी हाल ही की घटना है कारगिल में, जब ये राफेल में गए। तो इस प्रकार के अनेक अवसर हमारे देश पर सदैव, हमारे देश की माटी में ये गर्व की बात है कि सदैव प्रेरणा देती है कि इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये समय समय पर आहुति मांगती है जी। तो वो देने के लिए हमारे देश का नौजवान सदैव तत्पर रहता है। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस देश की स्वतंत्रता में एक लंबी कतार लगी हुई है मर मिटने वालों की। तो उसी कतार का जिक्र करते हुए मैंने कहा कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, करूंगा काम कुछ ऐसा नया अंजाम लिख दूंगा, और भले ही डोर सांसों की कटे कट जाए गम कैसा, मगर ये आकाश के हृदय पे हिंदुस्तान लिख दूंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत तो ये जज्बा सदैव रहा कि इस राष्ट्र के लिए यदि प्राणों की आहुति भी कभी ईश्वर ने अवसर दिया तो भुवनेश सिंगल तो कम से कम पीछे नहीं हटने वाला है। जब जब इस राष्ट्र को आवश्यकता पड़ेगी हम अपने प्राण, अपने शीश देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा जज्बा देशभक्ति का आपके माध्यम से हमारे युवाओं में उत्पन्न हो रहा है। और हमारे देख रहे हैं कि हमारे दर्शक बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि आज के युवा को लेखन और कविता के क्षेत्र में कैसे रुचि बढ़ाई जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि युवा बहुत कम इंटरेस्ट लेता है साहित्यिक क्षेत्र में। वो तमाम व्यसनों के लिए या अपनी रुचियों के लिए या अपने सुख सुविधाओं के लिए तो ध्यान देता है, लेकिन साहित्य के लिए बहुत कम देता है। साहित्य युवाओं में रुचि के रूप में कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया जी। मैं आपको वैसे 1-2 चीज़ें इंगित कर देता हूँ कि जी, वर्तमान दौर में कवि सम्मेलनों की संख्या बढ़ी है। हाँ, ये भी मानता हूं कि कुछ विसंगतियां आई तो राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों ने हास्य कवि सम्मेलन का रूप ले लिया, ये भी सच है। मगर ये भी मानना पड़ेगा कि कवि सम्मेलनों की संख्या वर्तमान दौर में बढ़ी है। तो इसमें हास्य कवि सम्मेलनों को वापस राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों की ओर कैसे लाया जाए, मुख्य विषय है। क्योंकि कवि तो निकल रहे हैं, जब संख्या बढ़ी है तो ये तो तय है कि कविता तो हमारे पास आ रही है। बिल्कुल, बस विषय है कि उस कविता में मूल भावना क्या जीवित है या नहीं है। जो साहित्य का मर्म है, जो साहित्य हमको संदेश देता है कि साहित्य का क्या लक्ष्य है, क्या वो है कि नहीं है, बस केवल इस विषय पर काम करने की आवश्यकता। और उसमें इसका सशक्त माध्यम यही कवि सम्मेलन हो सकते हैं। साथ में जैसी हम कार्यशालाएं, जिस प्रकार राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से आदरणीय जगदीश मित्तल जी और हमारी टीम काम कर रही है, अनहद काव्य धारा के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, ये भी है। और इसके अलावा जो हमारे देश के स्थापित कवि हैं, उनको नौजवानों को ये बात बतानी होगी कि आप कविताएं हास्य पर लिखें, बहुत अच्छी बात है, आप 10 कविताएं हास्य पर लिखें, आप 10 कविताएं अन्य विषय पर भी लिखें, मगर उनको ये बात भी कहीं ना कहीं अपने शिष्यों को, अपने अनुजों को बतानी होगी कि आप एक कविता भगवान राम पर जरूर लिखें, वाह, एक कविता आप इस राष्ट्र पर जरूर लिखें, एक कविता नारी अस्मिता पर जरूर लिखें, आप एक कविता जीवन के संघर्षों पर अवश्य लिखें। ऐसे ऐसे विषय जब तक आप उनको लिखने को ना कहेंगे तो आप यकीन मानिए आप लेखनी तो चलाते रहेंगे जीवन भर, मगर उस लेखनी को चलाने का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। और उद्देश्य केवल एकमात्र होता है कि आप अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें, नारी के प्रति सम्मान का भाव, संवेदनाएं आपके भीतर हों। ये तभी आ सकते हैं जब आप इन विषयों पर कविताएं लिखेंगे। वाह वाह वाह। तो इसलिए देश के नौजवान को इन विषयों पर लिखना ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप हास्य की कविता करके आप धन तो कमा सकते हो, पूंजी तो एकत्रित कर सकते हो, चल अचल संपत्ति तो ले सकते हो, मगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते, अपने परिवार को संस्कार नहीं दे सकते। अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, अपने परिवार को संस्कार देने हैं, इस देश को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, धर्म के मार्ग पर लगाए रखना है, पुण्य के मार्ग पर लगाए रखना है। तो आप यकीन मानिए आपको अपनी लेखनी को धर्म पर भी चलाना होगा, संवेदनाओं पर भी चलाना होगा, राष्ट्र पर भी चलाना होगा और नारी के सम्मान में भी चलाना होगा, तभी जाकर वाह 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 वाह। सिंगल भाई, एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है जो आजकल वर्तमान में चल रहा है, खासकर विशेषकर वो सोशल मीडिया पर चल रहा है
रचनाओं की बात कर रहे हैं, लेखकों की बात कर रहे हैं, साहित्यकारों की बात कर रहे हैं, तो लोगों की कविताएं चोरी हो रही हैं। ये नया ट्रेंड, नई पहल जो बड़ी साहित्य के लिए शुभ नहीं है। लोग ज़्यादातर दूसरों की रचनाएं, चाहे कोई इंदौर रहता है तो दिल्ली वाले ने चोरी की, या दिल्ली में रहता है लेखक तो इंदौर वाले ने, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। लोग ये सोचते हैं, लेखक ये सोचते हैं, नावांकुर ये सोचते हैं कि किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो लोग चोरी करके वरिष्ठ साहित्यकारों की या अन्य लेखकों की या साहित्यकारों की रचनाएं चोरी कर रहे हैं, या ये जो सिलसिला जो चल रहा है, जो थम नहीं रहा है, इस विषय पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये विषय मैं भी आजकल देख रहा हूँ फेसबुक पर काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा है जी। चोरी तो किसी भी प्रकार की हो, कोई भी इसका समर्थन नहीं करता है जी। चोरी तो है ही, और खासकर बौद्धिक संपदा की चोरी करना जी, ये तो और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप धन तो फिर भी आने जाने वाली चीज़ें, चलाए माने धन तो, मगर बौद्धिक संपदा तो केवल और केवल उसी व्यक्ति का अधिकार है जिसके पास वो है, उसको तो नहीं बांटा जा सकता। उस वस्तु की तो चोरी ना की जाए कम से कम। और मैं कहता हूँ कि इस चोरी की कविता के बल पर आप क्या बनना चाहते हैं? आप कभी कल्पना करके देखिए, जिन लोगों ने कभी कविताओं की चोरी की है, क्या आप अपने बच्चे को ये कह पाएंगे कि बेटा तू भी चोरी कर, तू भी कवि बन? नहीं कह पाएंगे। जो चीज आप अपने बच्चों से नहीं करवा सकते, तो आप मान लीजिए कि आपको भी जीवन में वो काम नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। एक बार एक बच्चा, मुझे एक संस्करण याद आता है, जो प्रसंग याद आता है, एक बार एक बच्चा, ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चा गांधी जी के पास, उसकी माँ उसको लेकर पहुंची, तो उसने कहा गांधी जी से कि ये मेरा बच्चा किसी की बात नहीं मानता, ये गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, अगर आप इसको एक बार मना कर दोगे तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा, ये आपका सम्मान करता है। तो गांधी जी ने कहा कि आप 2 दिन बाद आइए तो मैं बताऊंगा। तो महिला को लगा यार ये तो आज भी कह सकता था, नहीं कहा। तो 2 दिन बाद वो लेकर आई, तो उन्होंने कहा गांधी जी इसको बोलिए, गुड़ को लिए मना कर दीजिए, आपकी बात ये मान लेगा, गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा 1 हफ्ते बाद आइएगा, मैं अभी भी नहीं बता सकता कुछ। 1 हफ्ते बाद वो फिर महिला उसको लेकर गई। फिर गांधी जी ने कहा बेटे गुड़ को नहीं खाते, ज्यादा गुड़ खाना गलत होता है, बुरी चीज है। बच्चा मान गया। उसकी माँ को हैरानी हुई कि ऐसा क्या है कि भाई गांधी 2 शब्द की कहने के लिए, हाँ, इन्होंने पहले 2 दिन लिया, फिर 1 सप्ताह लिया, ये बात तो उस दिन भी कह सकते थे। तो उन्होंने जिज्ञासावश गांधी जी से पूछा कि गांधी जी ये बात तो आप 9 दिन पहले भी कह सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि 9 दिन पहले कह तो सकता था, मगर सच बताऊं तो 9 दिन पहले मैं भी गुड़ बहुत खाता था। वाह मैंने पहले 2 दिन को छोड़कर देखा, तलब छूटी नहीं, तो फिर मैंने 7 दिन और दृढ़ संकल्प लेके गुड़ को छोड़ा, और आज मैं ये बात तब कह पाया जब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो ऐसे ही ये कविता चोरी का विषय है। यदि आप समाज में ये बात कहना चाहते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, तो सर्वप्रथम तो हमको स्वयं लक्ष्य बनाना होगा कि कविता चोरी बुरी बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। केवल बातों से नहीं होगा, खुद अमल करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग चोर हैं, है ना, आप लोग चोर हैं, मगर ये भाव तो डेवलप करने पड़ेंगे अंदर कि हम सब चोरी नहीं करेंगे। जब हम सब चोरी नहीं करेंगे तो करेगा कौन चोरी? कोई नहीं होगा, फिर संख्या ही नहीं होगी, तो बस यही है कि चोरी छूट जाएगी। बहुत अच्छे। और साहित्यकार अगर ऐसा करते हैं तो बड़े शर्म की बात। जी बिल्कुल। सिंघल साहब, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को, नामांकुर साहित्यकारों को, जो नई नई कलम पकड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, 4 पंक्तियां कहता हूं। जी। आह्वान के जो आपने कहा कि नवांकुरों को, युवाओं को आप कहना क्या चाहते हो, मैं इस देश के नौजवानों से ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत के छंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो, विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। वाह 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 वाह। इस देश का नौजवान जिस दिन विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलने लगा, विवेकानंद के दिखाए मार्ग पर चलने लगा, इस देश का नौजवान, फिर वही बात कहता हूं, इस भारत को विश्व गुरु बनाकर ही दम लेगा। इस देश के अंदर एक विचारधाराओं की बड़ी लड़ाई चल रही है ओम प्रकाश भाई इस समय। जी। परोक्ष रूप से एक युद्ध निरंतर चल रहा है 2 विचारधाराओं के बीच में। एक टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा है, तो एक राम मंदिर को बनाने वाली विचारधारा है। जी। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। मैं
4 पंक्तियों के माध्यम से पुनः आह्वान की कहता हूं कि राम करे श्याम करे करे सब देवता ये। आह्वान की पंक्तियां के इन विचारधाराओं की लड़ाई में जीत कैसे हासिल करनी है कि राम करें श्याम करें करे सब देवता ये, मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए, देशद्रोही धर्मद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए, और देश पे जो चोट करे उनको सपोर्ट करे, ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जय चंदों पे वार कर दीजिए, और भारत में छांट छांट शत्रुओं का शीश काट अब के लड़ाई यार पार कर दीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा संदेश। तो इस विचारधाराओं की लड़ाई को अब निर्णायक भूमिका में आना होगा, इस देश के जो नौजवान को निर्णायक भूमिका में आना होगा, और इस लड़ाई को रोज रोज की चलने वाली लड़ाई को आर पार करना होगा। और ये तभी संभव है जब हम अपने राष्ट्रवादी विचारधारा पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर अपने दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहेंगे, तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में, इस विचारधाराओं की लड़ाई में हमको जीत मिलेगी। और इस जीत का परचम जो लहराएगा वो इस देश का नौजवान लहराएगा। इस चैनल के माध्यम से इस बात को लिख लीजिएगा, इस देश का नौजवान एक दिन इस भारत को पुनः विकसित बनाकर रहेगा, विश्वगुरु बनाकर रहेगा। भुवनेश सिंघल जी, आपने अपने बेशकीमती समय से ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और ट्रू मीडिया के दर्शकों का भी हृदय से धन्यवाद। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।